हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इतिहास वैकल्पिक विषय का लेक्चर 1। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका जो सिलेबस है उसको जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। तो जैसा कि सभी को पता है कि जो पहला पेपर होता है यूपीएससी सीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल का, वो प्राचीन भारत का होता है, और जो इसी का खंड बी आता है वो होता है मध्यकालीन भारत का। जो पेपर 2 होता है वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, और जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो आज सबसे पहले हम लोग प्रश्न पत्र जो 1 है, जो प्राचीन भारत है, उसके हेडिंग्स देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है पुरातात्विक स्रोत, और इसकी सब हेडिंग्स हो गई। इनमें क्या क्या पढ़ना है: अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विद्या, मुद्रा शास्त्र, स्मारक, साहित्यिक स्रोत। और इसकी सब हेडिंग जैसे ये प्राथमिक और द्वितीयक, इनसे बहुत बार क्वेश्चन मेंस में पूछे जा चुके हैं। कविता, विज्ञान साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य और धार्मिक साहित्य। फिर विदेशी वर्णन, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप पहले हम लोग मेन हेडिंग देख लेते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक। फिर इसके बाद ये लेक्चर हम लोग करेंगे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ, उसके बाद आर्य एवं वैदिक काल, उसके बाद महाजनपद, और इनकी ये सब हेडिंग है। अगर आप लोगों के पास सिलेबस नहीं है तो आज ही इसे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ अपने पास रख लीजिए। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, फिर है उत्तर मौर्य काल, प्रारंभिक राज्य एवं साम्राज्य, गुप्त वंश, उसके बाद गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य, फिर प्रारंभिक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास। अब यहाँ तक जो प्राचीन भारत है तो ये यहाँ तक है। पेपर जो फर्स्ट है उसमें जो खंड का रहता है वो यहाँ तक इतने टॉपिक हैं। फिर इसके बाद जो पेपर 1 का जो खंड बा आता है, मतलब पार्ट बी आता है, वो यहाँ से शुरू होता है, मध्यकालीन भारत। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मध्यकालीन भारत के कौन कौन से टॉपिक हो गए: भारत की सांस्कृतिक परंपरा, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी में ये जो मतलब 13वीं शताब्दी में क्या क्या था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ये सब। 14वीं शताब्दी में क्या था, खिलजी क्रांति, अलाउद्दीन खिलजी, सल्तनत का पतन, ये सब। और 13वीं और 14वीं शताब्दी में क्या था, ये। तो अगर आप लोगों के पास पीडीएफ नहीं है, सिलेबस नहीं है, तो आप नोट भी कर सकते हैं, या तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास साथ ही रखिए। और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए। फिर अगला टॉपिक आप सब लोग एक बार इसे देख लीजिए, क्योंकि सिर्फ हम अभी सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक 18वीं शताब्दी तक जो पेपर 1 है उसका पार्ट 2 यहाँ तक आता है। तो पेपर 1 का इतना सिलेबस है। फिर जो पेपर 2 आता है उसका सिलेबस यहाँ से शुरू होता है, भारत में यूरोप का प्रवेश। अगला टॉपिक भारत में ब्रिटिश प्रसार, ब्रिटिश राज्य की प्रारंभिक संरचना, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ से तो प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रिया क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारक। अब देखिए हमारे पास मतलब अब इनको एक एक टॉपिक हम उस समय डिस्कस करेंगे जब हम अपना लेक्चर करेंगे, इसलिए अभी सिर्फ मेन हेडिंग बता दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो सिलेबस हम लोग एक तरफ से कवर करेंगे। फिर गांधी जी का उदय, और इसके बाद आंदोलन वगैरह। फिर औपनिवेशिक राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य कड़ियाँ, अलगाववाद की राजनीति, एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ीकरण, 1947 के बाद जाति एवं निर्जातित्व, आर्थिक विकास एवं राजनीतिक परिवर्तन। इसके बाद ये पार्ट 1 है पेपर 2 का। फिर इसके बाद यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो जाती है, और उसमें सबसे पहले प्रबोधन के बारे में बताया गया है और आधुनिक विचार। फिर उसके बाद आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत और औद्योगिकरण, राष्ट्र एवं राज्य प्रणाली, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद,
क्रांति एवं प्रतिक्रांति, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और औपनिवेशिक शासन से मुक्ति। फिर अगला टॉपिक विऔपनिवेशीकरण एवं अल्प विकास, यूरोप का एकीकरण, सोवियत यूनियन का विघटन एवं एक ध्रुवी विश्व का उदय। तो यहाँ तक तो हमारा सिलेबस हो गया। तो आज हम लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ने में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसकी टाइमलाइन की। माना आप जैसे पुरातात्विक शोध से शुरू कर दे, इसके टाइमलाइन के बारे में कुछ पता नहीं है तो पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके टाइमलाइन की। तो देखते हैं कि जैसे अभी हम लोग किस सदी में, 21वीं सदी में, तो 21वीं सदी किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, सदी का मतलब क्या होता है, 100 साल। ठीक है, एक सदी में कितने साल होते हैं, 100 साल। तो जैसे 21वीं सदी है तो 21वीं सदी किसे कहेंगे, तो 2001 से लेकर 2099 तक इनके बीच में जो भी टाइम है वो सब 21वीं सदी कहलाएगी। 20वीं सदी में क्या होता है, 1901 से लेकर 2000 तक। तो ये सब आप लोग देख लीजिए और इन्हें फर्स्ट पेज पे ही जो आप लोग प्राचीन भारत का नोट्स बनाएंगे उस पर ये ऐड कर लीजिए। तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या वीडियो को पुश करके इसे नोट डाउन कर लीजिए इधर। और सब यहाँ पर देख लेते हैं AD और BC, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। अब जैसे माना हमने बोला कि 5वीं से लेकर 5वीं, चौथी, तीसरी या तीसरी, चौथी, 5वीं, ये क्या है, शताब्दी। इसमें गुप्त साम्राज्य है, ठीक है। और वही हम लोग बात करते हैं कि तीसरी, चौथी और 5वीं ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य था। तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये मतलब एक ही टाइम पीरियड में दो साम्राज्य कैसे हो गए। तो ये जो है ये गुप्त साम्राज्य था, ये शताब्दी में था, तीसरी, चौथी और 5वीं शताब्दी में, मतलब ये ईसा के जन्म के बाद का समय है। और ये जो मौर्य साम्राज्य था वो जो तीसरी, चौथी, 5वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य, वो था ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर क्या है, टाइमलाइन सेम है, लेकिन टाइमलाइन मतलब नंबरिंग में सेम है, लेकिन जो पीरियड है उसका बहुत डिफरेंट है। क्योंकि ये ईस्वी पूर्व की बात है, ये जो 300, 400, 500 ईस्वी समय दिया ये ईस्वी पूर्व है, और जो ये 300, 400, 500 दिया है ये शताब्दी है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे 21वीं, 20वीं, 19वीं, तो यहाँ पर तो पता है कि अंग्रेज़ों ने शासन किया हम लोग के पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 16, 17 और 1800 इन 300 साल में किनका शासन था, मुग़लों ने राज किया था। फिर 1500, 1400, 1300, 1200, मतलब ये हम लोग 21वीं सदी से पीछे चल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसका था, दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था। फिर उसके बाद 7वीं शताब्दी में क्या था, 7वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म स्थापना। 6वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन का समय था। अगर एक बार आप लोग इसे नोट करके इसे मतलब रिवीजन कर लीजिए या इसे याद कर लीजिए तो ऑप्शनल पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, आगे आप लोग खुद देखिएगा। फिर तीसरी शताब्दी तक हो गया। अब जो बची है 2 शताब्दी, पहली और दूसरी। तो पहली और दूसरी शताब्दी को हम लोग डार्क एज से नाम से जानते हैं। क्योंकि डार्क एज इसलिए कि अपने जो भारत में किसी भी बड़े भारतीय राजा का शासन नहीं था। उस समय कुषाण, यूनानी, शक इस तरह के राजा राज्य करते थे। इसलिए जो ये ईसा के जन्म के बाद की जो ये 2 शताब्दी हो गई और जो इनके जन्म के 200 साल पहले, तो ये जो मिला के टोटल 4 साल हो गए। देखो हमने दोबारा से इसको लिख लिया है। यहाँ पर माना ईसा का जन्म हुआ, तो ईसा के जन्म के 2 साल बाद और ईसा के जन्म के 2 साल पहले, तो जो ये 4 साल है, इस 4 साल को हम लोगों ने डार्क एज नाम से इसे पुकारते हैं, ठीक है। वो तुमने बता ही दिया है कि यूनानी, शक, कुषाण, इंडो ग्रीक आदि इन राजाओं का शासन था, इसलिए इसे डार्क एज बोला गया है। और ईसा का जन्म तो जैसे जब इनका जन्म हुआ था, इन्हीं के जन्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी।
तो इन्हीं के जन्म से पहली शताब्दी की शुरुआत हुई थी। तो जो इनके जन्म के बाद की जो टाइम पीरियड है उनको हम लोग बोलते हैं शताब्दी, और जो ईसा के जन्म के पहले उनको हम लोग बोलते हैं ईस्वी या बिफोर क्राइस्ट। तो एडी और बीसी में डिफरेंस पता चला। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। जो ये सब टाइम पीरियड है ये एडी में है, और जो ईसा के जन्म के पहले का टाइम पीरियड है वो सब बीसी में है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। अब आगे देखते हैं। जो ये 300, 400, 500, तो यहाँ किसका साम्राज्य था? मगध साम्राज्य था। ठीक है, ईसा के जन्म के 500 साल पहले। और अगर आज से बात करें 21 सेंचुरी से, तो देखिए यहाँ से हमारे 2000 साल पहले हो ही चुके हैं। अब 2000 साल में 5 साल और जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 25 साल। तो मतलब आज से 2500 साल पहले, आज से कितने? 2500 साल, 2500 साल पहले मगध साम्राज्य था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था? जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो ये सब मतलब 7वीं से लेकर 15वीं ईसा पूर्व यहाँ पर क्या था? यहाँ पर वैदिक धर्म था, यहीं पर वेदों की रचना हुई थी। और ये जो इंद्र और आर्य देवता की बात करते हैं, इनसे संबंधित जो घटनाएं हुई थी ये सब इसी शताब्दी के अंदर हुई थी। कौन कौन सी? 7 से लेकर 15वीं ईस्वी पूर्व, शताब्दी नहीं होगी यहाँ पे। पहले तो सब लोग ये बोलते थे कि सबसे पुराना मतलब जो हम लोगों की संस्कृति सभ्यता है, जो अपना काल है वो यहीं तक है। लेकिन बाद में जब उत्खनन वगैरह हुए और भी रिसर्च वगैरह हुई तो पता चले कि नहीं, इससे पहले भी हम लोगों की हिस्ट्री है। तो अब 1500 तक तो हम लोगों ने पता कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं जो ईसा के जन्म के 1600 साल पहले, तो 1600, 1700, 1800, इन 300 साल के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अज्ञात वर्ष। फिर उसके बाद 1900 से लेकर 2800 ईस्वी पूर्व तक, इसको हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से। अगर बात करें कि ये आज से हम लोग मतलब कितने साल पहले की बात है, तो ये लगभग 4 या 5 हज़ार साल पहले की बात है। और इनका मतलब हर बुक में कुछ ना कुछ अलग अलग दिया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा या ये मत सोचिएगा ये हम गलत बता रहे हैं, क्योंकि हर बुक में कुछ ना कुछ डिफरेंट दिया ही हुआ। तो आप लोग मतलब जिस टाइप से पढ़ना चाहते हैं, मतलब जैसे हमने 1900 से लेकर 2800 तक मान लिया। अगर कुछ लोग बोलते हैं 1500 से लेकर 2600 तक, या 17 या 1800 से लेकर 2600 तक, तो वो भी सही है और ये भी सही है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद 2800 तक की बात हम लोगों ने कर ली। अब 2800 के बाद जो 2900 और 2900 से लेकर 6000 साल तक का समय है, मतलब ईसा के जन्म के इतने साल पहले। ईसा के जन्म तक तो हमारे ऑलरेडी 2000 साल हो गए, मतलब आज से 2000 साल पहले ईसा का जन्म हुआ था। और ईसा के जन्म से 6000 साल पहले क्या था? पाषाण काल। ठीक है, तो 2900 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक पाषाण काल था। तो जो अब हम कल से जो लेक्चर शुरू करेंगे वो हमारा होगा पाषाण काल से। मतलब पाषाण काल क्या, ये मतलब स्टार्ट है अब हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। पहले पाषाण काल, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता, फिर उसके बाद वैदिक धर्म, मगध साम्राज्य, फिर वैदिक धर्म के बाद जैन धर्म, फिर मगध साम्राज्य, फिर ये इनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, यूनान, सब कुषाण, इंडो ग्रीक, ये सब। तो फिर हम लोग जो पढ़ने का क्रम होगा वो अपर साइड का होगा, यहाँ से लेकर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन जो कालक्रम हमने डिवाइड किया है वो हमने इस नीचे की तरफ से डिवाइड किया है। अगर इस वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपके सभी डाउट्स सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें बताइए, हम और अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को दूसरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ हमने सिलेबस के बारे में जान लिया है, सिलेबस क्या है, और हम लोगों ने हिस्ट्री की जो टाइम लाइन है उसके बारे में जान लिया है। कल हम शुरू करेंगे पुरातात्विक स्रोत,
कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पुरातात्विक स्रोत। फिर से हम बोल रहे हैं, अगर आपकी फैमिली में आपके फ्रेंड्स अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका मीडियम हिंदी है, ऑप्शनल अगर हिस्ट्री ले रखा है, तो आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा सीरीज़ पड़ी हुई हैं मोबाइल में, यूट्यूब पे। और मेंस का ज़्यादा से ज़्यादा GS4 में जो एथिक्स आता है ये करंट पढ़ा देते हैं, लेकिन ऑप्शनल शायद ही किसी ने पढ़ाया हो, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं प्रॉमिस करती हूँ फिर से कि मैं नहीं 4-5 तो कम से कम 5-6 महीने के अंदर ये कोर्स कवर करूँगी। फिर उसके बाद देखिए, अगर माना 5 से 6 मंथ में हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद हम पॉलिटी कवर करेंगे। पॉलिटी कवर करने के बाद इसकी आंसर राइटिंग भी हम कराएंगे, ठीक है। जो इसमें मैपिंग वगैरह होता है ये सब होगा। तो मतलब आप लोग अगर इन वीडियो को देखते हैं तो आपको इससे बाहर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पूरी हर एक चीज़ हम मैपिंग से रिलेटेड पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर कल मिलते हैं, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक हमारा क्या होगा? पुरातात्विक स्रोत। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।